स्वागत है आप सभी लोगों को रीडर पॉइंट टू यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। आज हिस्ट्री पढ़ाने हिस्ट्री को पढ़ाएंगे। हिस्ट्री में पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको पढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या। तो राष्ट्रवाद देखिए क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, क्वेश्चन आप लोग नोट भी करते चलिएगा। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने मतलब कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखने वाले को राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्र क्या है, आखिर राष्ट्र है क्या। तो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा में नस्ल निर्धार से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक अर्नेस्ट रेनर कोई व्यक्ति है जिसके अनुसार समान भाषा में नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखें। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। एक जो राष्ट्र होता है ना, वो लंबे समय, लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यहाँ पर देखिए, 8वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हैं जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था। ये जो पहले था ना, आज जैसा नहीं था। आज तो सब बिखर अलग अलग हो गए। ये पहले छोटा छोटा राज्य में विभाजित था, अपना अपना एक अलग अलग साम्राज्य था, जो इसका अपना अलग अलग शासक, हर एक का अलग अलग एक अपना शासक होता था। तो देखिए आगे देखते हैं। नेपोलियन संहिता क्या है। 1804 में लाया गया था नेपोलियन संहिता। कोई पूछ देगा आपसे कि नेपोलियन संहिता क्या है, तो आप लोग देखिए, इसे 1804 में लागू किया गया। इसमें जन्म के आधार पर विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के आधार पर संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। इसमें था कि संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया जाता था। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अधिकार नहीं मिले। इसमें केवल न्याय के समक्ष नहीं, समानता के स्थापित, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया गया। आगे देखिए। इसके बाद वियना कांग्रेस आया था 1815 में। ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इन तीनों, ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय तीनों शक्ति चारों मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैट्रिक ने की। वियना एक देश का नाम है, वहाँ पर इसका बैठक हुआ था जिसका अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैट्रिक ने की था। चलिए आगे देखते हैं। नेपोलियन आखिर था कौन। तो देखिए, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। ये अपने काम की बदौलत पूरे यूरोप को प्रभावित कर दिया, एक अपना अलग भी पहचान बना लिया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। अपनी योग्यता पर, अपनी ताकत बल पर 24 वर्ष की उम्र में सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। इन्होंने कई युद्ध को जीता और अपनी लोकप्रियता हासिल कर लिया। फिर इसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि हम कहाँ। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है उदारवाद क्या है, यानी लाइबरलिज्म शब्द लातिनी भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता, नए माध्यम वर्ग के लिए उदारवाद अभिप्राय था, व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून की समझ था। एक कानून था, एक उदारवाद एक कानून था जो व्यक्ति के अभिप्राय और आज़ादी का एक नियम कानून था, इसी प्रकार का कुछ था। इसके बाद है रूढ़िवाद। एक ऐसा राजनीतिक दर्शन, परंपरा, स्थगित संस्थानों पर शैक्षणिक परंपराओं को रिक्त रिवाजों पर बल देता है। एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है, इसे रूढ़िवाद कहते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे कुलीनबर्ग। कुलीनबर्ग क्या है? कुलीनबर्ग क्या है? ये ज़मीन के मालिक थे। यह यूरोपीय महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली वर्ग था। ये कुलीनबर्ग थे ना, जो ज़मीन के मालिक होते थे, और ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शक्तिशाली वर्ग था। इसके बाद निरंकुशवाद क्या है? एक ऐसी सरकार या शासन जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। मतलब कि ये राजा है, इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, ये अपना मन मर्जी से चलेगा, कोई भी अंकुश नहीं होता है, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। इसी प्रकार का शासक था वहाँ पर। यहाँ पर फिर देखेंगे जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार, मतलब कोई भी कानून या कुछ भी आता है तो उसके एक मतदान का एक नियम है, जिससे प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किसी क्षेत्र की सारी जनता से प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यूटोपिया यानी कल्पनादार्श क्या है? एक ऐसी समाज कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए रोमानीवाद क्या है? एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। एक ऐसा आंदोलन जो खास भावना को आपके अंदर पैदा करता है। नारीवाद स्त्री क्या है? पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। अपना अधिकार के लिए जो लड़ते हैं उसे को नारीवाद स्त्री कहते हैं। यहाँ पर देखिए 18वीं और 19वीं सदी का रूपक राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने में किया जाता है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या है? 19वीं सदी तक जो राष्ट्रवाद की भावना थी अब वह साम्राज्यवाद में बदलने लगा। 19वीं सदी तक जो राष्ट्रवाद की भावना थी लोगों के अंदर, वो अब साम्राज्यवाद में बदलने लगा। अब साम्राज्यवाद है क्या? जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। ये 19वीं सदी के बाद से बदलने लगा। सबके अंदर